अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है मुताल्ला सीरीज़ नीट इम्तिहान की तैयारी में। और मैं हूँ शेख जावेद अहमद। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6, तौरीस की सालमाती बुनियाद, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन का कंप्लीट प्रोसेस देखा ना बच्चों। आज हम जो देखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसका नाम है जेनेटिक कोड। हम जेनेटिक कोड देखने वाले हैं। जेनेटिक कोड को हमको समझना है। जेनेटिक कोड का ये जो पूरा टॉपिक है, ये जो पूरी वीडियो है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसा समझिए कि वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आपको समझ में आता है तो वो जेनेटिक कोड आपको समझने में क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर इनिशियल में एक मैंने पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बनाया है, एंड देन उसके बाद जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज बताई है, जेनेटिक कोड किस तरह से डिजाइन हुआ है। तो आप लोग को ये पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको ये बहुत सारे पॉइंट है जो आपको इजीली समझ में आएंगे। ठीक है ना? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज मीन बाय जेनेटिक कोड, या हम ये कहेंगे कि जेनेटिक कोड है क्या। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो अगर हम बात करें रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की अगर बात करें, तो हमने कहा कि रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जहाँ पर क्या होता है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस मतलब, रेप्लिकेशन मतलब वो प्रोसेस है जहाँ पर क्या होता है, डीएनए से क्या बनता है, डीएनए। और उसके बाद हमने कहा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कौन सा प्रोसेस है? ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जहां पर क्या बनता है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान न्यूक्लिक एसिड की नकल के बाद दूसरा न्यूक्लिक एसिड बनता है, यानी एक न्यूक्लिक एसिड की क्या बनी, नकल बनी, डीएनए से क्या बना, डीएनए। और उसके बाद डीएनए से क्या बना, आरएनए। कॉम्प्लीमेंटेरिटी, यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ है कि जो डीएनए है उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्प्लीमेंटरी नेचर। तो यही कॉम्प्लीमेंटरी नेचर के अंदर हमको किसको देखने को, यही कॉम्प्लीमेंटरी नेचर हमको किसमें देखने को मिलता है, आरएनए के अंदर। तो कॉम्प्लीमेंटरी की बुनियाद पर इन अमलियात को जहन नशीन करना आसान है। तो हम जो रेप्लिकेशन है या ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, उसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंटरी है, वो एक दूसरे पर मुनहसिर है, वो एक दूसरे की तरह होते हैं। लेकिन जो तीसरा प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के अमल में न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर में मौजूद जेनेटिक मालूमात को अमीनो एसिड के पॉलीमर में मुंतकिल करना होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, रेप्लिकेशन में आपने डीएनए से डीएनए बनाया, ट्रांसक्रिप्शन में आपने डीएनए से आरएनए बनाया। नाउ अब जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, इस ट्रांसलेशन की प्रोसेस की खास बात क्या है, इसमें आरएनए से आपको क्या बनाना होता है, आरएनए से आपको बनाना होता है अमीनो एसिड्स। और ये अमीनो एसिड आगे चल के क्या बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड। और ये पॉलीपेप्टाइड आगे चल के क्या बनाएगा, प्रोटीन। क्या बनाएगा आगे चल के, ये बनाएगा प्रोटीन। तो यहाँ पर जो डिफरेंस वो बता रहा है कि रेप्लिकेशन में और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में तो कॉम्प्लीमेंटरी नेचर होने की वजह से आप उसको याद रख सकते थे, लेकिन ट्रांसलेशन के प्रोसेस में आपको क्या करना करना है, न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर को, न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर को आपको चेंज करना है अमीनो एसिड के पॉलीमर्स में। किसमें चेंज करना है आपको, अमीनो एसिड के पॉलीमर में। न्यूक्लियोटाइड और अमीनो, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड और अमीनो तुर्श, एसिड को बोला जाता है तुर्श, है ना, उसका टेस्ट हमको ना, हम बोलते हैं कि तुर्श लग रहा है, तेज लग रहा है, तेजाबीय लग रहा है, तो उसको बोलते हैं तुर्श। तो यहाँ पर वर्ड यह है, न्यूक्लियोटाइड और अमीनो तुर्शों के दरमियान ना ही कोई कॉम्प्लीमेंटरी होती है और ना ही कोई सोची जा सकती है। ये जो अमीनो एसिड है और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, इनके दरमियान कोई कॉम्प्लीमेंटरी नेचर नहीं है, वो एक दूसरे के कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा ये है कि ये दोनों भी एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो क्वेश्चन यहाँ है कि इनको हम जाहिर कैसा करेंगे। डीएनए से आरएनए अगर बनता है तो आप जाहिर कर सकते हैं, लेकिन आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो वो एक नया अंदाज में बन रहा है, एक नए शक्ल में बन रहा है, तो आप उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, उसको कैसे बताएंगे। यहाँ पर एक और चीज है, हालांकि ऐसे सबूत मिलते हैं जो इस अमर की तायद करते हैं कि अगर न्यूक्लिक एसिड यानी जेनेटिक मटेरियल की तब्दील हो तो वो प्रोटीन के अमीनो एसिड में जाहिर होते हैं। अगर आपने न्यूक्लियोटाइड
न्यूक्लिक एसिड के अंदर अगर तब्दीली कर दिया तो वो किस में तब्दीली करेंगे, प्रोटीन के अमीनो एसिड में। ये बात समझ में आती है कि न्यूक्लिक एसिड में अगर आप तब्दीली करेंगे तो क्या होगा, अमीनो एसिड तब्दील होगा। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि न्यूक्लियोटाइड ये अमीनो एसिड के कॉम्प्लीमेंटरी है, या अमीनो एसिड ये न्यूक्लियोटाइड का कॉम्प्लीमेंटरी है, या एक दूसरे की तरह है, ये आप नहीं बोल सकते। लेकिन अगर न्यूक्लिक एसिड के अंदर कोई चेंज होता है तो अमीनो एसिड के अंदर क्या हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। इस मुशाहिदे की वजह से जेनेटिक कोड तजवीज़ किए गए। इस अब ये समझ में आया लोगों को कि यार हम डीएनए आरएनए कॉम्प्लीमेंटरी है, आरएनए से प्रोटीन की कोई कॉम्प्लीमेंटरी नहीं है, वो कोई मुताबिकत नहीं रखता, तो फिर अब हम बताएंगे कैसा। तो उसको बताने के लिए फिर क्या तजवीज़ किया, जेनेटिक कोड। क्या तजवीज़ हुआ, जेनेटिक कोड। और ये जेनेटिक कोड क्या करते हैं, प्रोटीन के तालीफ के दौरान अमीनो एसिड की तरतीब का क्या करते हैं, तयन करते हैं। जैसे हमारे पास होता है ना, हमारे पास कोई कोड होता है, यानी ड्रेस कोड होता है या टोपी का कोड होता है, या हम किसी तरह का एक कोड बना के रखते हैं ताकि हम उनको समझ सके या उनको समझा सके। तो हम कोड क्यों बना सकते हैं, ताकि हम इजीली किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, जज कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, उसको समझ सके उसको। तो इसी तरह से यहाँ पर भी अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आरएनए डीएनए कॉम्प्लीमेंटरी है, लेकिन आरएनए और प्रोटीन के अंदर कोई कॉम्प्लीमेंटरी नहीं। तो अब इनको समझने के लिए क्या करें, तो इनको समझने के लिए क्या बनाया गया, वहां पर कोड्स बनाए गए ना। बच्चों में इसको और आसान करके एक डायग्राम के थ्रू आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर इशू क्या है। यहाँ पर होगा क्या कि ये देखिए, ये डीएनए है, उसके बाद क्या है, आरएनए। डीएनए के सीक्वेंस में भी क्या होती है, 4 बेसेस होती है, 4 बेसेस होती है। और आरएनए के अंदर भी क्या होती है, 4 बेसेस होती है। तो ये बेसेस डीएनए में भी है, आरएनए में भी है। लेकिन अगर हम अमीनो एसिड की बात करेंगे या पॉलीपेप्टाइड की बात करेंगे या बनने वाले नए प्रोटीन की बात करेंगे, तो उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर होते हैं अमीनो एसिड, वैलिन, सिस्टीन, लाइसिन, सीरीन, ये आप नाम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि ये 3 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड है, ये एक वैलिन को कोड कर रहे हैं, ये यूजीसी, ये 3 अलग न्यूक्लियोटाइड है, ये सिस्टीन को कोड कर रहे हैं। तो इनको रिप्रेजेंट कैसा करेंगे कि ये प्रोटीन बनाते कैसा है। तो इसलिए यहाँ पर दिमाग लगाया गया कि वैलिन को कोड करेगा, यानी वैलिन कब बनेगा, वैलिन उस वक्त बनेगा जब कौन आएगा, GUA। सिस्टीन कब बनेगा, जब UGC आएगा। लाइसिन कब बनेगा, जब AAG आएगा। मतलब जब 3 बेसेस एक दूसरे के साथ आएंगे तो वो एक नया अमीनो एसिड देंगे, और एक नया अमीनो एसिड जो आएगा तो वो कई सारे अमीनो एसिड के साथ मिलेगा और वो बनाएगा पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड मिलके क्या बनाएंगे, प्रोटीन। तो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो मुश्किल थी, उसको हल किया गया। अब इस मुश्किल को हल करने वाले जो साइंटिस्ट है उनके नाम क्या है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो जेनेटिक मटेरियल है, तो जेनेटिक मटेरियल की अगर बायोकेमिकल फितरत का तयन और डीएनए के साथ, अभी यहाँ पर है ना, इन्होंने कंपैरिजन करके बताया कि जेनेटिक मटेरियल के बायोकेमिकल फितरत का तयन और डीएनए की साख खोज दिलचस्प मौजूद थे। यानी हमने जब पढ़ा, हमने हर्शे मार्था चेस पढ़ा, हमने एवरी मैक्लॉइड मैककार्टी पढ़ा, है ना, ये जितने भी एक्सपेरिमेंट हमने पढ़े, या फिर हम ये कहेंगे वाटसन एंड क्रिक का डीएनए का मॉडल पढ़ा, ये बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत आसान था। तो अगर जेनेटिक मटेरियल के बायोकेमिकल फितरत का तयन और डीएनए की साख्त की खोज ये दिलचस्प मौजूद है, तो जेनेटिक कोड की तजवीज़ और इनका मतलब निकालना भी एक चैलेंज था। तो जिस तरह से डीएनए की स्टडी करना एक चैलेंज था, उसी तरह से जेनेटिक कोड, या हम ये कहेंगे कि प्रोटीन की कोडिंग का भी ये जो प्रोसेस था, ये भी बहुत चैलेंजिंग था। हकीकत में इसको हल करने के लिए मज़ामीन के माहिरों का ज़रूरत थी, यानी बहुत डिफरेंट टाइप के मज़ामीन के माहिरीन की क्या पड़ी, इस स्टडी के अंदर ज़रूरत पड़ी। फॉर एग्जांपल फिजिक्स, नामियाती केमिस्ट, बायो केमिस्ट, यानी नामियाती केमिस्ट मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लोगों की, बायो केमिस्ट मतलब बायो केमिस्ट्री के लोगों की, और माहिर जेनेटिक्स मतलब जो जेनेटिशियन है, उनकी यहाँ पर क्या पड़ी, नीड पड़ी। इन लोगों ने मिलकर फिर इस प्रोसेस को हल किया, इस डिस्कवरी को किया। तो यहाँ सबसे बड़ा नाम आता है जॉर्ज गैमो। क्या नाम आता है, जॉर्ज गैमो। ये जॉर्ज गैमो की तस्वीर है। तो एक माहिर तबीयत जिनका नाम जॉर्ज गैमो है, उन्होंने सबसे पहले कहा कि चूंकि सिर्फ 4 बेस है, कितने बेसेस हैं, 4। 4 बेसेस कौन कौन सी है, एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमाइन। और उनको कितने, 20 अमीनो एसिड, अब यहाँ पर होना चाहिए था 20, है ना, 20 होना चाहिए था, तो उन्होंने कुछ और लिख दिया। तो यहाँ पर कितने अमीनो एसिड है, 20 अमीनो एसिड। तो उनको कितने अमीनो एसिड को कोड करना है, 20 अमीनो एसिड को, यानी
4 बेसेस है और 4 बेसेस से कितने अमीनो एसिड बनते हैं? 20 अमीनो एसिड बनते हैं। तो उनको आपको क्या करना पड़ेगा? उनको कोड करना है, उनको बनाना है। तो कोड बेसिस का आमेजा होना चाहिए। तो ये जो कोड बनेगा, ये कोड किससे बनेगा? ये बेसिस का आमेजा है। यानी 4 न्यूक्लियोटाइड जो है आपके पास, जो 4 बेसिस है, वो 4 बेसिस अगर अलग अलग टाइप के कोड बनाएंगे तो वो कोड 20 अमीनो एसिड कोड करेंगे, 20 अमीनो एसिड बनाएंगे। तो बेसिकली ये कोड क्या है? ये बेसेस का आमेजा है। किससे मिलके बना हुआ है? बेसेस से, यानी एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, इनके मिलने से एक कोड बनता है। इनके मिलने से क्या बनता है? एक कोड। जैसा हमारे पास नंबर होता है तो हम कहते हैं कि 02, ये कोड है। तो कितने नंबर से मिला? 0 और 2, ये 2 नंबर से मिलके वो एक कोड बना। या आप कहते हैं कि 333, तो कितने कोड आ गए? मतलब कोड एक ही है लेकिन नंबर कितने ऐड हुए इसमें? 3। तो इसी तरह से बेसिस, बेसिस कितने हैं? 4। तो 4 बेसिस मिल के एक, 4 बेसिस में से 3 बेसिस मिलेंगे और वो एक कोड बनाएंगे। हम उसको आगे देखेंगे। तो उन्होंने एक आइडिया दिया, उन्होंने एक इशारा दिया कि तमाम बेसों अमीनो एसिड को कोड करने के लिए कोड 3 बेसिस पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो उन्होंने फिर ये आइडिया दिया कि अगर हमको 20 अमीनो एसिड को कोड करना है तो हम क्या करेंगे? बेसेस की 3-3 की पेयर बनाएंगे। और वो 3 बेस पेयर की एक पेयर, वो 3 बेस की एक पेयर को हम क्या कहेंगे? 3 बेस की एक पेयर को हम कहेंगे कोड। जैसा AUG, ये एक कोड, CCU, ये एक कोड, GGU, ये एक कोड। तो इस तरह से 3-3 बेसेस का एक कोड बनेगा और वो कितने अमीनो एसिड को कोड करेंगे? 20 अमीनो एसिड को कोड करेंगे। और ये जो रिसर्च थी, ये बहुत जरूरतमंदाना तजवीज थी, और ये जो आइडिया था, ये बहुत हिम्मत वाला आइडिया था, बहुत डेंजरस वाला। क्यों? क्योंकि कई सारे लोग इसके पीछे लगे हुए थे, कई सारे लोग इसको सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने ये आइडिया दिया और इसको उन्होंने मैथमेटिकली प्रूव किया। क्योंकि 4:3, यानी 4, अगर हम चार न्यूक्लियोटाइड की बात करें और उनको कोड करने के लिए अगर हम 3 दें, तो उसका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन करने की वजह से टोटल कितने कोडॉन बनेंगे? 64 कोडॉन, जो कि जरूरत से बहुत ज्यादा कोड थे। तो यहाँ पर एक आगे चल के प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर आगे चल के प्रॉब्लम यह है कि जब उन्होंने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन करके ये बात प्रूव की, तो आगे प्रॉब्लम यह है कि ये कोडॉन बहुत ज्यादा थे। यानी अमीनो एसिड टोटल कितने हैं? 20, लेकिन उनको कोड करने वाले कोडॉन कितने बन गए? 64। तो यहाँ पर एक और कंसेप्ट है जिसको मैंने और डायग्रामेटिक बनाया है ताकि आपको समझ में आए। तो ये है जॉर्ज गेमो, जिन्होंने ये आइडिया दिया। उन्होंने क्या आइडिया दिया? उन्होंने आइडिया दिया कि हमारे पास कितनी बेसिस है? 4 बेसिस है। और ये 4 बेसिस जो है, ये कितने अमीनो एसिड को कोड करना चाहिए? 20 अमीनो एसिड इन्होंने बनाना चाहिए। तो अब 20 अमीनो एसिड बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं कि हम 3 बेस का एक कोडॉन बनाएं। कितने बेस का एक कोडॉन बनाएं? 3 बेस का। अगर हम 3 बेस का एक कोडॉन बनाते हैं, तो अगर 4:3 अगर हम करते हैं, 4 अगर हम 3 करते हैं, तो हमारे पास टोटल कोडॉन कितने आ जाएंगे? 64 कोडॉन। इस तरह से वहां पर जेनेटिक कोड डिस्कवर हुआ। इस तरह से वहां पर आइडिया आया कि हाँ, हम 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए क्या कर सकते हैं? 3-3 न्यूक्लियोटाइड की पेयर बना सकते हैं, 3-3 न्यूक्लिक एसिड के बेस पेयर की पेयर बना सकते हैं, और उनसे हम एक एक अमीनो एसिड को पहचान सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि उसकी वजह से जो कोडॉन बने वो कितने बन गए? 64 कोडॉन। यानी अमीनो एसिड तो 20 है लेकिन कोडॉन कितने हो गए? 64। तो ये भी एक क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन को आगे हल किया गया, मैं उसको आगे आपको समझाऊंगा। ना बच्चों, इस रिसर्च के अंदर दूसरा एक और नाम है, दूसरा एक और नाम है कि यहाँ पर और 2 साइंटिस्ट ने हेल्प की। कि यहाँ पर ये हुआ कि इस बात के लिए सबूत मुहैया करना, इस बात के लिए सबूत में ना, उन्होंने कहा कि ट्रिपलेट कोडॉन आप बना दो। उन्होंने सिर्फ एक तजवीज दी, एक आइडिया दिया, लेकिन उस बात को साबित करना है। तो उस बात को सबूत मुहैया करना है कि कोडॉन सलासी है, कोडॉन ट्रिपलेट है। 3 न्यूक्लियोटाइड अगर एक साथ आएंगे तो वो एक कोडॉन बनाएंगे। AAU अगर आएगा तो वो एक कोडॉन बनाएगा। इस बात को क्या करना है? साबित करना है। और ये बहुत वक्त तलब काम था, यानी इसको बहुत टाइम लगता था। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये इंडियन है, यहाँ से है लेकिन रहते थे अमेरिका में। तो ये जो हरगोविंद खुराना है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने आरएनए
तालीफ करने का एक ऐसा कीमियाई तरीका तलाश किया। उन्होंने क्या करे, आर्टिफिशियल आरएनए सिंथेसिस किया, जिसके बेसिस या तो होमोपॉलीमर थे या कोपॉलीमर थे। यहाँ पर क्या है, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर की तरतीब पहले से तयशुदा थी। यानी उन्होंने क्या एक आइडिया लगाया, उन्होंने आइडिया क्या लगाया कि उन्होंने एक आर्टिफिशियल आरएनए बनाया, और उस आर्टिफिशियल आरएनए को बनाने के लिए उन्होंने जो न्यूक्लियोटाइड यूज किए, वो न्यूक्लियोटाइड ऐसे कोड बनाते थे जो होमोपॉलीमर थे या कोपॉलीमर थे। तो इस आइडिया ने लोगों को सोचने का एक नया आइडिया दिया, एक नया रास्ता दिया। अब उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, जिनका नाम क्या है, उनका नाम है मार्शल नायरबर्ग। उनका नाम क्या है, मार्शल नायरबर्ग। ये मार्शल नायरबर्ग ने क्या किया, प्रोटीन की तालीफ के लिए सेल फ्री सिस्टम, उन्होंने क्या दिया यहाँ पर, सेल फ्री सिस्टम। तो सेल फ्री सिस्टम ने कोड को तोड़े में बिलाखिर मदद की। अब ये कोड है, ये कोड को कोड करने या कोड को समझने में क्या किया, उसने हेल्प किया। तो हर गोविंद खुराना ने क्या बनाया था, हर गोविंद खुराना ने बनाया था आरएनए, और उन्होंने जो आरएनए बनाया था वो कैसा था, कीमियाई तरीके से। कौन से तरीके से उन्होंने बनाया था, कीमियाई तरीके से उन्होंने क्या बनाया था, आरएनए। और मार्शल ने क्या बनाया था, मार्शल नायरबर्ग ने क्या बनाया था, सेल फ्री सिस्टम। उन्होंने क्या बनाया था, सेल फ्री सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सेल की नीड नहीं है, या सेल के बाहर उस काम को कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर आप सेल के साथ उस काम को करेंगे तो आपको फिर सेल को ब्रेक डाउन करना है, सेल को ब्रेक डाउन करने के बाद उसका अंदर से आरएनए निकालना है, फिर उस आरएनए की स्टडी करना है कि उसके अंदर कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड है। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। तो एक तरफ तो हरगोविंद खुराना ने क्या किया, आर्टिफिशियली आरएनए बनाया, और दूसरी तरफ मार्शल नायरबर्ग ने क्या कर दिए, एक सेल फ्री सिस्टम बना दिए। तो अब दो चीजें आपके पास बहुत आसान हो गई है। आपके पास एक सेल फ्री सिस्टम है जहां पर आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, और एक तरफ आपके पास क्या है, आरएनए है, और वो आरएनए की सीक्वेंस भी आपको नोन है क्योंकि वो आपने खुद बनाया है। तो ये दो चीजों ने बहुत बड़ा यहाँ पर रिवोल्यूशन लेकर आया, बहुत बड़ी इजादात साबित हुई, जिसकी वजह से जो 64 कोडॉन थे, जो प्रॉब्लम थी कि ये 20 अमीनो एसिड से ज्यादा थी, वो प्रॉब्लम अब क्या होने लगी, सॉल्व होने लगे। तो आरएनए के तयशुदा सीक्वेंस को टेम्पलेट के बगैर बनाने में अब क्या हुआ, जो आरएनए ये बना रहे थे, वो आरएनए कैसा बना रहे थे, वो बगैर टेम्पलेट के। क्यों, क्योंकि आरएनए अगर बनाने तो आपको क्या चाहिए, टेम्पलेट चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, ऐसे आरएनए बनाया जिसकी जो सीक्वेंस थी वो टेम्पलेट के बगैर बनाने में, तो उस बनाने में उनको एक और एंजाइम है जिसका नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज। उसका नाम क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, ये जो नाम है ये थोड़ा सा उर्दू में थोड़ा गड़बड़ वाला है, तो इसको छोड़ देना। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है पॉली, यहाँ पर भी हॉली लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज ने भी यहाँ क्या की, मदद की। तो एक तरफ तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है ना, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए बना, और ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए की हेल्प किसने बनाने में हेल्प किसने किया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज। किसने किया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज। और आखिरकार जेनेटिक कोड के लिए एक चेकर्ड बोर्ड तैयार हुआ, और आखिर में क्या हुआ कि आरएनए के जो जेनेटिक कोड है उनके लिए एक चेकर बोर्ड तैयार हुआ। ये देखिए, ये चेकर बोर्ड है। इस चेकर बोर्ड में क्या है, इस चेकर बोर्ड में ये है कि यहाँ पर पहली पोजीशन, यानी जो 3 जेनेटिक कोड है, यानी जो तीन न्यूक्लियोटाइड से एक कोड बनता है, तो उसमें पहली पोजीशन, उसके बाद दूसरी पोजीशन, उसके बाद तीसरी पोजीशन। तो ये इस तरह से ये चेकर बोर्ड बना। तो फॉर एग्जांपल यू और यू, तो ये यू कौन से अमीनो एसिड को कोड करेगा, फिनिल एलानिन। कौन सा अमीनो एसिड को कोड करेगा, फिनिल एलानिन। इसी तरह से अगर इसमें से एक और कोड देगा, जैसा फॉर एग्जांपल प्रोलीन अमीनो एसिड है, प्रोलीन, तो प्रोलीन अमीनो एसिड के लिए कौन है, सी, यहाँ पर सी है, फिर ये दूसरा सी जो ऊपर है, और तीसरी पोजीशन पे जो यू है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक कोड बना, और ये एक कोड किसको कोड करता था, प्रोलीन अमीनो एसिड। तो इस तरह से ये सारे जितने भी 20 अमीनो एसिड्स हैं, इन 20 अमीनो एसिड्स के लिए यहाँ पर क्या बन गया, कोडॉन। अब देखिए यहाँ पर इस जदवल में, इस जदवल के अंदर, इस टेबल के अंदर आपको दिख रहा होगा, फॉर एग्जांपल फिनिल के लिए यहाँ पर सिर्फ 2 कोडॉन है,
है ना। लियोसिन के लिए यहाँ पर कितने हो गए, 6 कोडॉन हो गए। आइसोलियोसिन के लिए यहाँ पर कितने हो गए, 3 हो गए। मिथियोनिन के लिए सिर्फ यहाँ पर 1 कोडॉन है। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ जब हम जेनेटिक कोडॉन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ सिंपल चीज याद रखना है कि ये जो जेनेटिक कोडॉन बने या ये 64 कोडॉन अमीनो एसिड को कैसा कोड करेंगे, ये एक बहुत बड़ी रिसर्च साबित। तो बच्चों हमने यहाँ तक क्या समझा, हमने यहाँ तक ये समझा कि जिस तरह से डीएनए की डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसी तरह से जेनेटिक कोड की डिस्कवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। जिस तरह से वहां पर साइंटिस्ट ने अलग अलग रिसर्च करके सबूत दिए, इसी तरह से यहाँ पर भी साइंटिस्ट ने अलग अलग रिसर्च करके इसके सबूत दिए। और यहाँ पर जो मेनली नाम लिए जाते हैं वो नाम कौन कौन है, जॉर्ज कैमू, यहाँ पर डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, फिर मार्शल। तो ये 3 नाम है, बड़े बड़े नाम है, इनको आपको याद रखना है। फिर इन्होंने क्या काम किया उसको भी आपको याद रखना है। जॉर्ज गैमो ने क्या किया, जॉर्ज गैमो ने आइडिया दिया कि आप कोड बनाइए, लेकिन उसको सबूत के तौर पे साबित करना कि ट्रिपलेट कोडॉन होगा, ये किसने किया, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने क्या किया, उन्होंने आर्टिफिशियल आरएनए बनाया। और उसके बाद मार्शल ने क्या, मार्शल ने सेल फ्री सिस्टम बनाया, जिसकी वजह से आज हम वो कोडॉन के जदवल को पढ़ सकते हैं, उन अमीनो एसिड को कोड करने वाले कोडॉन को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नाउ बच्चों अब हम जो देखने वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इस एतबार से है कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि किस तरह की जेनेटिक कोडॉन की प्रॉपर्टीज होती है। तो जो जेनेटिक कोडॉन है उनकी नुमाया खुसूसियात, यानी हम यहाँ जो बात करने वाले वो क्या है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोडॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोडॉन, ये जेनेटिक कोड्स। सबसे पहला जेनेटिक कोडॉन का प्रॉपर्टी है कोडॉन ये सलासी होते हैं। कोडॉन ये कैसे होते हैं, सलासी। तो याद रखना कि कोडॉन इज ए ट्रिपलेट। 61 कोडॉन, यानी टोटल कितने कोडॉन है, टोटल कितने कोडॉन है, 64 कोडॉन है। 64 कोडॉन में से 61 कोडॉन है जो अमीनो एसिड को कोड करते हैं। किसको कोड करते हैं, अमीनो एसिड को। और 3 कोडॉन ऐसे हैं, 3 कोडॉन है, 3 अमीनो कोडॉन ऐसे हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। तो टोटल 64 में से सिर्फ 61 कोडॉन है जो किसको कोड करते हैं, अमीनो एसिड को। और जो 3 कोडॉन है वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। और इन 3 कोडॉन को कहा जाता है स्टॉप कोडॉन। क्या कहा जाता है इनको, स्टॉप कोडॉन। तो इसको याद रखना, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने स्टॉप कोडॉन है। तो स्टॉप कोडॉन कितने हैं, 3, और जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसको आपको याद रखना है, पहली प्रॉपर्टी जो कोडॉन की है वो क्या है कि कोडॉन ये कैसे होते हैं, सलासी होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट है कि कुछ अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन के जरिए कोड किए जाते हैं। यानी कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा कोडॉन के जरिए कोड किए जाते हैं, लिहाजा उनको कहा जाता है डीजेनरेट। क्या कहा जाता है, डीजेनरेट। तो कोडॉन की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कोडॉन की दूसरी प्रॉपर्टी है कोड इज डीजेनरेट। कोडॉन कैसे होते हैं, डीजेनरेट। डीजेनरेट मतलब एक अमीनो एसिड होगा और उसको कई सारे कोडॉन कोड करेंगे। जैसे हमारे पास घर में होता है, एक एक नाम हमारा होता है। फॉर एग्जांपल आप में से किसी का नाम कुछ एक नाम होता है, लेकिन उसके घर में 10 नाम हो जाते हैं, उसके 10 कोड रहते हैं। यानी लल्लू समझ में आता है कि उसकी बात हो रही है, चप्पू उसी का नाम होता है, टन्नू, इस तरह के अलग अलग क्या दिए होते हैं, कोड दिए हुए होते हैं। तो होता एक ही पर्सन है लेकिन उसके अलग अलग कोड है। तो वो उसको हम उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डीजेनरेट। कौन सी कंडीशन कहेंगे हम उसको, डीजेनरेट। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि एमआरएनए में कोडॉन मुसलसिल तरीके से पढ़े जाते हैं। ये जो कोडॉन होते हैं, कोडॉन हमेशा कैसे होते हैं, मुसलसिल, यानी इनके अंदर तसलसल होता है। औकाफ, औकाफ का मतलब क्या होता है, वक्फा, स्टॉप, रुक जाना, वहां पर नहीं होता। यानी वहां पर कोई पंक्चुएशन का इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि जो कोडॉन होते हैं, ये कोडॉन कैसे होते हैं, ये कोडॉन होते हैं कॉमा लेस। ये कोडॉन कैसे होते हैं, कॉमा लेस। कोडॉन कैसे होते हैं, कॉमा लेस, यानी उनके अंदर कोई पंक्चुएशन नहीं होता। एमआरएनए याद रखिए, एमआरएनए के अंदर जितने भी कोडॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, मुसलसिल तरीके से पढ़े जाते हैं।
उनके बीच में कोई कॉमा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में देखिए क्या है, ये जेनेटिक कोडॉन है। जेनेटिक कोडॉन कितने मिलके बने हुए, 1 2 3, 3 न्यूक्लियोटाइड ने मिलके एक कोडॉन बनाए, फिर ये 3 न्यूक्लियोटाइड ने मिलके एक कोडॉन बनाए, 3 न्यूक्लियोटाइड ने मिलके क्या बनाए, एक कोडॉन बनाए। और इसी कोडॉन के बीच में आपको कहीं पर स्टॉप दिख रहा है कि यहाँ 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 कहीं तीन न्यूक्लियोटाइड के बाद कोई स्टॉप दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। कोई कॉमा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो जब भी कोडॉन को रीड किया जाता है तो उनके बीच में कोई भी स्टॉप नहीं होता, उनके बीच में कोई पंक्चुएशन नहीं होता, वो कॉमा लेस होते हैं। तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जेनेटिक कोडॉन की या जेनेटिक कोड की। नाउ बच्चों चौथी प्रॉपर्टी क्या है, कोड तकरीबन आफाकी होते हैं। आफाकी मतलब यूनिवर्सल, आफाकी मतलब यूनिवर्सल। यूनिवर्सल या आफाकी का मतलब क्या है, यूनिवर्सल या आफाकी का मतलब है जो पूरी दुनिया मानती है। जैसा सूरज एक है, पूरी दुनिया मानती है। चांद एक है, पूरी दुनिया मानती है। खुदा एक है, पूरी दुनिया मानती है। रब एक है, पूरी दुनिया मानती है। तो जिस तरह से ये बात हकीकत है कि चांद एक है, सूरज एक है ना, रब एक है, इसी तरह से ये बात भी यूनिवर्सली प्रूव है कि कोड एक ही है। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया से लेकर इंसानों तक, बैक्टीरिया से लेकर अगर इंसानों तक बात करें तो कोडॉन हमेशा कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कोडॉन होते हैं वो कोडॉन कैसे होते हैं, कोडॉन हमेशा कैसे होते हैं, यूनिवर्सल। कोडॉन हमेशा कैसे होते हैं, यूनिवर्सल। तो अगर हम बैक्टीरिया से लेकर इंसानों तक बात करें तो यू ये यू कोडॉन है, तो ये हमेशा कोड करेगा फिनिल एलानिन को। कौन से अमीनो एसिड को कोड करेगा, फिनिल एलानिन को ही कोड करेगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको याद रखना है कि जो कोडॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, आफाकी यूनिवर्सल। माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ प्रोटोजोआ में पाए जाने वाले चंद कोडॉन इस उसूल के कुछ इस्तिस्ना यानी एक्सेप्शन है। अब यहाँ पर एक्सेप्शनल कौन है, तो यहाँ पर एक्सेप्शनल केस में एक है माइटोकॉन्ड्रिया, एक एक्सेप्शनल केस है माइटोकॉन्ड्रिया, और एक एक्सेप्शनल केस आपको दिखेगा वो प्रोटोजोआ में। कहाँ देखने को मिलेगा, प्रोटोजोआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना कि जितने भी कोडॉन है, जहां जहां पर भी जितने भी कोडॉन है वो यूनिवर्सली सेम है। बैक्टीरिया से लेकर इंसानों तक हमेशा सेम रहेंगे, लेकिन सिर्फ डिफरेंस कहां पर आएगा, डिफरेंस आ सकता है माइटोकॉन्ड्रिया में और प्रोटोजोआ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नाउ बच्चों यहाँ पर दो और ये जो नीचे मैंने ऐड किया हुआ, इसमें एक है नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि आप यहाँ देखिए कि कोई भी कोडॉन ओवरलैप नहीं है। GCU फिर ACG फिर GAG, फिर यहाँ पर कोडॉन देख लीजिए आप, कोई भी कोडॉन आपको ओवरलैप नहीं दिखेगा, यानी एक के जैसा दूसरा, दूसरे के जैसा तीसरा, इस तरह से आपको कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग रीजन नहीं होता। तीसरा अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, अनएम्बिगुअस का मतलब होता है कि जो हमारे कोडॉन है उन कोडॉन के अंदर क्या होता है कि कई सारे कोडॉन सिर्फ एक अमीनो एसिड को, तो एक कोडॉन सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या है, अनएम्बिगुअस के मतलब वाज़ेह होता है। वाज़ेह क्या होता है कि एक कोडॉन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, एक कोडॉन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो उस कंडीशन को कहा जाता है अनएम्बिगुअस कंडीशन। लास्ट एयूजी, एयूजी के दोहरे काम है। एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, वो क्या है कि ये जो एयूजी कोडॉन है, इस एयूजी कोडॉन के दो काम है। एक क्या कि ये जो एयूजी है, ये जो एयूजी कोडॉन है, ये एक तो कोड करता है मिथियोनिन। कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है, ये मिथियोनिन। और दूसरा इसको कहा जाता है इनिशिएटर कोडॉन। क्या कहा जाता है इसको, इनिशिएटर कोडॉन। यानी जब अमीनो एसिड बनेंगे तो अमीनो एसिड में जो सबसे पहला अमीनो एसिड ऐड होगा वो कौन रहेगा, मिथियोनिन। यानी इनिशिएट होना, जब भी प्रोटीन बनेंगे या जब भी अमीनो एसिड की चेन बनेगी तो सबसे पहला कोडॉन वहां पर कौन रहेगा, एयूजी। अगर सबसे पहला कोडॉन mRNA में एयूजी है तो सबसे पहला अमीनो एसिड जो ऐड होगा वो कौन होगा, मिथियोनिन। इसलिए याद रखिए कि मिथियोनिन के दोहरे काम है। एक तो मिथियोनिन सॉरी एयूजी के दो काम है। एयूजी का एक काम क्या है, मिथियोनिन को कोड करना, और दूसरा इनिशिएटर के फराइज अंजाम देना। तो प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट
बात यही है कि प्रॉपर्टीज जेनेटिक कोडॉन की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। पहला कि ट्रिपलेट होते हैं, दूसरा डीजेनरेट होते हैं, तीसरा नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, चौथा कॉमालेस होते हैं, पांचवा अनएम्बिगुअस होते हैं, छठा यूनिवर्सल होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं, आफाकी होते हैं, बैक्टीरिया से लेके इंसानों तक, प्लांट तक, हर जगह आपको सेम दिखेगा कि वही कोडान वही अमीनो एसिड को क्या करता है? कोड कर सकता है। सिर्फ एक्सेप्शनल केस कहां पर है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और एक्सेप्शनल केस कहां पर है? प्रोटोजोआ में। नाउ बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको और समझना है और इजीली अगर समझना है, तो अगर एमआरएनए में मंदरजा झैल सीक्वेंस है, यानी ये नीचे जो एमआरएनए है इसमें जो मंदरजा झैल सीक्वेंस है, तो इसके जरिए कोड किए जाने वाले अमीनो एसिड के सीक्वेंस को लिखिए। अगर हमने चेकर बोर्ड की मदद ली और चेकर बोर्ड की मदद के जरिए हमने अगर इसका इस्तेमाल किया तो हम क्या कर सकते हैं? इसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि यूजीए, यूएजी, यूएए इनको कहा जाता है स्टॉप टर्मिनेटर कोडॉन। यहाँ पर याद रखिए, यूएए, यूएजी और यूजीए इनको कहा जाता है स्टॉप कोडॉन। क्या कहा जाता है इनको? स्टॉप कोडॉन। जैसे ये कोडॉन आएंगे तो प्रोटीन बनने का अमल खत्म हो जाएगा। जैसे ये कोडॉन आएंगे प्रोटीन बनने का अमल खत्म हो जाएगा, यानी ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह से हमने कहा था कि AUG, ये AUG क्या है? ये है इनिशिएटर कोडॉन। ये कौन सा कोडॉन है? इनिशिएटर कोडॉन। नाउ अब देखिए यहाँ पर जो एमआरएनए हमने कहा कि ये एमआरएनए है, तो ये एमआरएनए AUG आ गया। AUG आते के साथ सबसे पहला अमीनो एसिड क्या बनेगा? मेथियोनिन। दूसरा UUU अभी मैंने कहा तो क्या बनेगा? फिलीन। फिर UUC ये भी कोड करता है फिनील। फिर ये सेम है तो ये UUC यानी फिनील। फिर UUU अगेन फिनील, UUU अगेन फिनील एलानिन, अगेन UUC अगेन फिनील एलानिन। और आगे चल के एकदम आखिर में कहीं पर ये स्टॉप कोडॉन में से कोई एक कोडॉन आएगा और ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि एक एमआरएनए की सीक्वेंस, ये जो एमआरएनए की सीक्वेंस होती है, इस एमआरएनए के सीक्वेंस के ऊपर ट्रिपलेट कोडॉन, इन कोडॉन को देखा जाता है और इन कोडॉन के अकॉर्डिंग वहां पर क्या किया जाता है? अमीनो एसिड को ऐड किया जाता है। अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते जाते हैं और एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ ज्वाइंट होता है तो वो बनाता है पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरह से कई सारे अमीनो एसिड जब जुड़ जाते हैं तो उसको कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड। क्यों? क्योंकि दो अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड और कई अमीनो एसिड के बीच में कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड, इसीलिए उन कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड को बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड। और फिर कई सारे पॉलीपेप्टाइड मिलके क्या बनाती है? प्रोटीन। तो बच्चों ये बहुत बेसिक, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसानी से समझने वाला टॉपिक है। बस आपके लिए प्रॉब्लम क्या है कि आपने इसको कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, इसलिए ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा सा मेहनत किया, एक बार के बजाय 2 बार अगर इस वीडियो को अच्छे से देखा, तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपका जबरदस्त क्लियर होगा और इससे रिलेटेड आगे के जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। तो मेरी आप लोगों से एक गुजारिश रहेगी कि आप इस वीडियो को 2 मरतबा देखें, आप शुरुआत से लेकर आखिर तक देखें। जहां जहां पर आपको डाउट आ रहा है वहां स्टॉप करें, रिवर्स जाए, फिर चालू करें, फिर देखें, लेकिन इसमें किसी डाउट को आने ना दे। कोई डाउट है तो फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहां पर शेयर करें, यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स है वहां पर शेयर करें। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों कि ये जो यूट्यूब चैनल है हमारा एक्सीर एकेडमी का, ये एक्सीर एकेडमी का ये पूरी तरह से फ्री है, यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं किए जाते। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें। जितना ज़्यादा ये शेयर होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए आसानी होगी, क्योंकि हमारी अर्निंग का जरिया सिर्फ यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल के ऊपर जितना आप इसको वॉच करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतनी हमारी अर्निंग होगी और इसी अर्निंग का इस्तेमाल करके हम हमारे सारे खर्चे उठा रहे हैं। एडिटर का खर्च हम उठा रहे हैं, फिर इसमें जो सॉफ्टवेयर्स लग रहे हैं उसका खर्च हम उठा रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी अखराजात है वो सारे के सारे आप ही के जरिए हो रहे हैं। हमने आपसे कोई फीस नहीं लिया और ना हम आगे इसका फीस का आपसे कोई मुतालबा करने वाले हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करिए। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हमारी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।